तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए धर्मांतरण मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी के बाद विदेशी फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग की जांच पुलिस ने आखिरकार शुरू कर ही दी है। जानकारी के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि चंदे के रूप में विदेशी फंडिंग हुई। पूरी रकम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और कुछ अन्य गल्फ देशों से आया है। मनी ट्रेल का आईएसआई से लिंक तलाशने में भी भारतीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। इस मामले में जांच एजेंसियां उन अकाउंट की पहचान करने में जुटी हैं जिनमें विदेशों से ये पैसा आया है। इसी बीच यूपी में धर्मांतरण की साजिश को लेकर योगी सरकार बेहद सख्ती के मूड में है। यूपी सरकार ने भी गैंगस्टर एक्ट से लेकर एनएसए तक में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले सरकार ने खुलासा किया था कि यूपी में नोएडा और दूसरी जगहों पर धर्म बदलने का खेल चल रहा है। आइए बताते हैं आपको कि क्या है पूरा मामला। दरअसल यूपी एटीएस ने कल 2 लोगों को गिरफ्तार कर धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा किया है। आरोप है कि इस रैकेट ने अब करीब 1000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इसमें मुसीबत के मारे लोग, महिलाएं और मूक बधिर बच्चे तक शामिल हैं। धर्म परिवर्तन के इस काले खेल में शामिल मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी दिल्ली में रहते थे। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये दिल्ली से सटे आसपास के लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाया करते थे। कुछ लोगों को इसकी करतूतों का पहले ही पता लग गया था और अब गिरफ्तारी के बाद वो इनके काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। गौरतलब है कि धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये गिरोह 2 जून को यूपी पुलिस के रडार में आया था। दरअसल गाजियाबाद के डासना में स्वामी यति नरसिंहानंद के आश्रम में नाम बदलकर पहुंचे थे। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई और हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि धर्म परिवर्तन वाली इस साजिश के तार देश के बाहर के भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और फंडिंग के पीछे आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस अभी कर रही है। नेपाल के केयरटेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि जब योग शुरू हुआ तो उस समय भारत था ही नहीं, इसीलिए योग का जन्म नेपाल में हुआ था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक नेपाल के कार्यवाहक पीएम ओली ने कहा है कि मौजूदा भारत अतीत में नहीं था। दरअसल उस समय भारत अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय भारत एक महाद्वीप या उप महाद्वीप जैसा था। जहां तक कि ओली ने यह भी दावा किया है कि भारतीय एक्सपर्ट्स इस बारे में तथ्यों को छुपा रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है ये कि जब ओली ने भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने पिछले साल जुलाई में कहा था कि भगवान राम नेपाली थे और असली अयोध्या राम जन्मभूमि नेपाल में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अयोध्या एक गांव है जो पीरगंज के थोड़ा पश्चिम में स्थित है और भारत में बनाई गई अयोध्या वास्तविक नहीं है। हालांकि ओली हर बार भारत पर नेपाल की सांस्कृतिक हथियाने का आरोप लगाते हैं। गौरतलब है कि 27 सितंबर 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों के में से 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी भी दी थी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के कोविड प्रबंधन यानी कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर कांग्रेस का श्वेत पत्र जारी किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी करते हुए कहा है कि इस उद्देश्य राष्ट्र को कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिहाज से तैयार करने में मदद देना है। राहुल गांधी ने कहा कि सारा देश जानता है कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है और हम सरकार से इसके लिए तैयारी करने का अनुरोध करते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना से देश को काफी दर्द पहुंचा है, लाखों लोगों की मौतें भी हुई हैं। इस रिपोर्ट का मकसद हमारा उंगली उठाना बिल्कुल भी नहीं है। हम गलतियों को इसीलिए उभार रहे हैं ताकि समय रहते उसे ठीक किया जा सके। दरअसल इससे पहले समय रहते वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की भविष्यवाणी की थी
लेकिन सरकार ने कदम नहीं उठाए और एक बार फिर हम वहीं खड़े हैं। तीसरी लहर आएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को तैयारी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को बिस्तर, दवा, ऑक्सीजन आदि की तैयारी करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तेजी से टीकाकरण अभियान चलाकर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा भी करना चाहिए। हमने विशेषज्ञों से बात कर एक रिपोर्ट बनाई है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना है। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने श्वेत पत्र के बारे में बताते हुए क्या कहा है और इसके क्या क्या पहलू हैं। पहली कमियां इसलिए कहां रह गई, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि दूसरी लहर में जितनी भी नुकसान हुए भविष्यवाणी के बाद भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कमी रह कहां गई। दूसरी चीज, तीसरी लहर की तैयारी की जाए, ऑक्सीजन, बिस्तर, दवाइयों की तैयारी हो, जैसा कि दूसरी लहर में नहीं थी, तो तीसरी लहर में हमें इनकी कमियां ना हो, ताकि इनकी कमियों से लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, उनकी जानें ना जाएं। तीसरी चीज, कोरोना के आर्थिक सामाजिक प्रभाव की बात, यानी न्याय योजना की तरह गरीब लोगों, छोटे व्यापारियों को सरकार आर्थिक मदद करे। साथ ही न्याय की जगह कोई और नाम रख ले, क्योंकि न्याय वाला नाम कुछ अच्छा नहीं लगता। चौथी चीज, कोरोना फंड बनाया जाए और जिनके घर में मौत हुई है उनकी मदद की जाए। गौरतलब है कि देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े सवालों पर राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीति में आखिरकार क्या चल रहा है, उस पर बात कर कोरोना से ध्यान भटकाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सरकार सभी राज्यों से समान व्यवहार करे, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। सभी राज्यों को समान तरीके से टीका उपलब्ध करवाना चाहिए। बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार में प्रतियोगिता नहीं करवानी चाहिए। अब रिपोर्ट के बारे में अगर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि रिपोर्ट सरकार के लिए इनपुट है, अगर सरकार इसे पढ़ेगी तो उसे आउटपुट जरूर मिलेगा। सरकार, विपक्ष, विशेषज्ञ लोगों की बात सुने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि मेरी राय से तो सरकारी आंकड़े 5 से 6 गुना ज्यादा मौत हुई हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।